शुक्रिया। राइट अल्हम्दुलिल्लाह सर। यस सर, मॉर्निंग सर। राइट महमूद साहब। जी ठीक सर। है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? हाँ फाइन, थैंक यू। तो एक बार तो आपके सामने आ चुका हूं ना मैं? नहीं यस सर, सर, यस सर। Sure. अच्छा, यहीं पर आ चुके। Okay, so please mute yourself. It is exactly 11 और मुझे लगता है कि शायद 15 से 16 स्लाइड्स मेरे प्रेजेंटेशन में होगी, तो आई एम क्वाइट श्योर एवरी स्लाइड विल टेक 4 to 5 minutes. So comfortably by 12:15, 12:20 I will finish my lecture and then the remaining time we will utilize in discussion. So the topic, as you can see, आप स्क्रीन देख पा रहे हो? जी सर। यस सर, यस दिख रहा है सर। Please mute yourself. Please mute yourself. So topic is very important and it is an integral part of our duties at higher education institution, that is assessment and evaluation. तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से टीचिंग, रिसर्च और दूसरी एक्टिविटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट वैसे ही असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है। एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड विद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। बहुत अच्छा कपलेट है, एक उर्दू के एक शायर ने लिखा है, बहुत अच्छी बात कही है, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा इसको। फरिश्ते भी चीख उठे रूबरूए इम्तहां। मैं रिपीट कर रहा हूं, फरिश्ते भी चीख उठे रूबरूए इम्तहां, ये तो इंसान ही है जो दिए जाता है इम्तहां पे इम्तहां, इम्तहां पे इम्तहां। माय फ्रेंड्स, यस बहुत सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। बहुत सुंदर सर। सर बहुत अच्छा, शानदार सर। फिर से एक बार रिपीट करिए सर। अब मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगा, मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, ओके सर। फरिश्ते भी चीख उठे रूबरूए इम्तहां, ये तो इंसान ही है जो दिए जाता है इम्तहां पे इम्तहां, इम्तहां पे इम्तहां। यानी वाह सर, क्या बात है। एग्जामिनेशंस आर सो डिफिकल्ट, सो कम्पलसम। आप किसी बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम लो, उसको किसी अच्छे ग्रुप में प्रमोट करना चाहते हैं तो अनदर एग्जाम, उसको नौकरी चाहिए देन एग्जाम, नौकरी में फर्दर अगर चाहिए उसको प्रमोशन तो देन एग्जाम। आई मीन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन, एवरीवेयर एग्जामिनेशन। एंड एग्जामिनेशंस आर सो फॉल्टी, सो डिफेक्टिव, कमियों से, खामियों से भरे हुए हैं। एंड आई डोंट थिंक आई शुड से, बिकॉज यू ऑल आर टीचर्स, सो यू। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, जिसमें हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारी कमियां एग्जामिनेशन की ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होती हैं, पॉलिसी लेवल पर होती हैं, जहां पर हमारी पहुंच नहीं है, हम वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन दो कमियां ऐसी हैं कि अगर हम उस पर गंभीरता से विचार करें तो हम काफी हद तक एग्जामिनेशन की कमियों को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, हम जो क्वेश्चन बनाएं वो क्वेश्चंस अच्छे बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं, दमदार बनाएं, थॉट प्रोवोकिंग बनाएं, ऐसे क्वेश्चन बनाएं कि बच्चा सोच के लिखे। दिस वन थिंग। एंड सेकंड वन, जब इवैल्यूएशन करें तो हम ऑब्जेक्टिव करें, क्रिटिकल करें, अच्छा इवैल्यूएशन करें। अगर हम ये दो काम कर पाते हैं एज ए टीचर, तो इन माय ओपिनियन सो मेनी डिफेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन वी कैन रिमूव। तो मेरा ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये इन्हीं दो के इर्द गिर्द है। नंबर 1, हम अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनाएं, और जब हम अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मेन बाय एंड लार्ज वी हैव टू types of questions at higher education level, essay type questions and then MCQs, multiple choice type questions। तो दोनों को कैसे बनाएं और दोनों को कैसे अच्छे से इवेल्युएट करें, इसी के इर्द गिर्द मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। और जो मैं शुरुआत करना चाहता हूं वो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझ लें, तो देन वी विल स्टार्ट। देखिए, कोई भी जो इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन है दैट डजंट टेक प्लेस इन वैक्यूम, आइसोलेशन में नहीं होता है वो, बल्कि उस एग्जामिनेशन का बहुत सारी चीजों से ताल्लुक होता है, संबंध होता है। सो इफ यू सी दिस फिगर, मैंने 3 कंपोनेंट्स इस फिगर में रखे हैं।
सबसे ऊपर ओवल शेप में ऑब्जेक्टिव्स. सो माय फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, as will be your objectives, accordingly you will provide learning experiences, and as will be your learning experiences, accordingly you will evaluate. Let me give you one example. आपका मकसद है स्टूडेंट्स को अच्छा सर्जन बनाना, अच्छा इंजीनियर बनाना, अच्छा टेक्नीशियन बनाना, तो आप ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जो सिर्फ बुकिश ना हो, थ्योरेटिकल ना हो, बल्कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो. Let them go to the workshop, let them go to the industry, let them visit, let them see the machines, let them see how machines are utilized and all those things. जब इस तरह आपने पढ़ाया है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दिया है बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया है, तो अब आप जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आप सिर्फ ऐसे टाइप. किसी का माइक खुला हुआ, जरा प्लीज बंद कर लीजिए. तो जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपने स्टूडेंट्स को दिया है, तो अब आप इवेल्युएशन सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन से या एमसीक्यू से नहीं कर पाएंगे, बल्कि किसी का माइक खुला हुआ, भाई प्लीज बंद कर लीजिए जरा. सो इफ यू हैव प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स, और उनको इंडस्ट्री में लेके गए हैं, वर्कशॉप में लेके गए हैं, फैक्ट्रीज में लेके गए हैं, तो अब आप जब उनके ज्ञान का इवेल्युएशन करेंगे तो आप सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू से नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेना पड़ेगा. But for example, your purpose is to make your student good political scientists, good sociologists, good literary figures. तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप क्लासरूम में जाएंगे, लेक्चर मेथड से आप डिलीवर करेंगे, आप ज्ञान देंगे अपने बच्चों को. 100, 150, 200 भी अगर है एक साथ, सारे के सारे बैठ गए, लेक्चर के थ्रू आपने अपनी बात को कह दिया, उन्होंने उसको सुन लिया, तैयारी किया उसकी, और फिर आपने उनको एमसीक्यूज दे दिया या उनको ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे दिया, एंड अकॉर्डिंगली यू विल इवैल्यूएट. सो थ्रू दीज टू एग्जांपल्स व्हाट आई वांट टू से, as will be your objectives, accordingly you will provide learning experiences, and as the learning experiences you will provide, accordingly you will evaluate. Let's start with this basic understanding कि इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन वैक्यूम में नहीं होते हैं, बल्कि उनका संबंध हमारे ऑब्जेक्टिव से भी होता है और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो टीचिंग मेथड हमने यूज किया है उससे भी होता है. नाउ कम टू दिस स्लाइड. क्या आपको ये स्लाइड दिख पा रही है? जी सर. Yes, sir. प्लीज. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं. बहुत सारे टूल्स इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, प्लीज उनको खामोशी से पढ़िए, और जब पढ़ चुके तो मुझे बताइए. पढ़िए. पढ़ लिया सर. हो गया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. हो गया सर. ओके ओके ओके. अब जरा मेरी बात को गौर से सुने. देखिए, स्टूडेंट्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो 2 एस्पेक्ट होते हैं. नंबर 1, scholastic aspect. Scholastic aspect means how much you have taught, how much curricular, bookish and theoretical knowledge you have given to them. तो उनको इवेल्युएट कैसे करें? बहुत आसान है. ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, एसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इंटरव्यू, वाइवा एंड असाइनमेंट. आमतौर पर ये टूल होते हैं जो हम पूरे भारत में यूज करते हैं एट हायर एजुकेशन लेवल. अब इन टूल्स में जरा टूल नंबर 6 पे आइए और टूल नंबर 7 पे आइए. क्या लिखा हुआ है टूल नंबर 6 और टूल नंबर 7? इंटरव्यू एंड वाइवा एंड असाइनमेंट. राइट. इंटरव्यू एंड वाइवा. इंटरव्यू एंड वाइवा. आप लोग शिक्षक हैं, काफी अनुभवी हैं, जरा मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे? बताइए क्या है, क्या डिफरेंस है इंटरव्यू और वाइवा में? सर जी मैम बोलिए. सर इंटरव्यू जो है उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं पूछा जाता है पर्सन जो आया है उससे रिलेटेड, और वाइवा जो होता है इंटरेक्टिव सेशन होता है. हम लोग स्टूडेंट्स का वाइवा लेते हैं, तो
तो वो इंटरेक्टिव क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट का जो हम लोग बेस्ट ऑफ पार्ट ड्यूरिंग एग्जाम, मेरा साइंस सब्जेक्ट है, जो वो टंग टाइड होता है, जो बोल नहीं पाता है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। और इंटरव्यू तो जस्ट एक जो क्वेश्चनेयर होता है सिंपल, वो हम लोग पूछते हैं। सर इंटरव्यू जो होता है सर वो व्यक्तित्व परीक्षण होता है और वाइवा जो है विषय वस्तु से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ओके ओके, कोई तीसरी ओपिनियन देंगे? सर मैं बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर हाँ सर, ऐसा है कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या करते हैं कि हम किसी व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं प्लस उसकी जो नॉलेज एबिलिटी है, ठीक है, जो भी उसका पर्पज हो, दोनों असेसमेंट किया जाता है। जबकि वाइवा लिमिटेड टाइम फ्रेम में की गई स्टडी का असेसमेंट जब हम लोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माउथ ओपिनियन। ओके, आप कौन साहब हैं सर? जी अवनीश विश्वकर्मा, साइकोलॉजी। विश्वकर्मा सर, आपने पीएचडी किया है? अंडर प्रोसेस है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो सर ये बताइए, जब आपने पीएचडी में एडमिशन लिया था तो आपका क्या हुआ था? सर मेरा क्या हुआ था सर, मेरा पहले नहीं, आपका इंटरव्यू हुआ था या वाइवा हुआ था? वो इंटरव्यू था सर। मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू हुआ था। देखिए, जब आप थीसिस सबमिट करेंगे, तो जब थीसिस सबमिट करेंगे उसके बाद क्या होगा सर विश्वकर्मा सर? प्लीज लिसन टू मी। देखिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन देने से पहले या कोई भी जॉब देने से पहले लिया गया वो टेस्ट जिसमें हम उस इंसान के बारे में एसेस करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सुटेबल है या नहीं, या ये पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं, वो टेस्ट कहलाता है इंटरव्यू। लेकिन जब आपने किसी कोर्स में एडमिशन दे दिया तो 6 महीना पढ़ाया, 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम हाउ मच मास्टरी और दैट कंटेंट ही और शी हैज डेवलप्ड in order to know that the test which is conducted is known as viva. My friends, have you got the difference between interview and viva? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got the concept. Thank you very much. Right. अब जब आइए उन एस्पेक्ट की तरफ स्टूडेंट्स के जिसे हम को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट कहते हैं, और आज के दौर में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट कौन से हैं? जो करिकुलर नॉलेज को, बुकिश नॉलेज को, थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज के दौर में बहुत सारी सलाहियतें, बहुत सारी योग्यताएं बच्चों की ऐसी होती हैं जो उनके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप क्वालिटी, कोपिंग विथ स्ट्रेस, soft skills, communication skills, problem solving skills, how they present their views. I mean, all these things are nowadays very important, sometimes more important in comparison to theoretical knowledge or the bookish knowledge that you have given. तो इस ज्ञान को चेक करने के लिए भी हमारे पास कुछ उपकरण हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका वर्णन इस स्लाइड पर किया गया है। तो I will give you 1 minute. Please read it silently. Then we will proceed to the next slide. जब पढ़ लें तो बता दें मुझे कि पढ़ लिया है। Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Okay. Please mute yourself. Yes, sir. जी। ये सारे इनफैक्ट टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट के लिए चेक करते हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा डिबेट, डिस्कशन, क्विज, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट वर्क, रेटिंग स्केल्स, केस स्टडी, क्वेश्चनर, ओपिनियर एंड स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम। अब 2 बातें अब तक आपके सामने मैंने कही। पहली बात मैंने कही कि इवैल्यूएशन इज रिलेटेड विथ योर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। दूसरी बात मैंने कही कि देयर आर सम टूल्स which we used for scholastic to evaluate the scholastic aspect of the students, जिनकी बात मैंने पिछली स्लाइड में की। and there are some tools which are important for the evaluation of co-scholastic aspect, जिनकी बात मैंने इस स्लाइड। अब इन दोनों बातों को दिमाग में रखिए and let's come to subjective and objective type questions. अब यहां पर मैं
आप में से किसी एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा वो जोर से स्लाइड को पढ़े, बाकी लोग खामोशी से म्यूट करके सुने उनकी बात को। आप में से कोई पढ़े? सर जी subjective and objective type questions. जी Subjective type questions difficult to evaluate but easy to frame and take process as well as product. जी Objective type questions easy to evaluate but difficult to frame and check a product. For example, जी reduce हाँ 16/64 to the lowest term. हाँ Option A 1, option B 1/2, option C 1/3, option D 1/4. थैंक यू हु आर यू सर? सर डॉक्टर दीपक कुमार प्रेमी, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ सर। अच्छा दीपक सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। देखिए अब जरा मेरी बात को सुनिए, पहले पॉइंट पर आइए, बड़ा मीनिंगफुल पॉइंट है ये। पहले देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको बनाना आसान होता है। आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता उनको बनाने। लेकिन उनको इवेल्युएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस इवेल्युएशन। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसका उल्टा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, खासतौर से जो एमसीक्यूज होते हैं, हम बच्चों को ऑप्टिकल मार्क रीडर दे देते हैं, वो उसमें से ABCD कुछ गोला बना देते हैं। वी हैव वन स्कैनर, हम उनमें सारी OMR शीट्स को डाल देते हैं। लाखों अगर स्टूडेंट है, जब भी देयर इज नो इशू, वो थोड़ी देर में स्कैन कर लेता है, फिर हम उसमें उसकी आंसर की डाल देते हैं और आंसर की को स्कैन करने के बाद फिर वो ये बता देता है कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स वो मेरिट भी बना करके ऊपर से नीचे तक दे देता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू इवेल्युएट, लेकिन उनकी फ्रेमिंग बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सो दिस इज वन डिफरेंस। क्या मैंने कहा आपसे कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाना आसान है लेकिन इवेल्युएशन मुश्किल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उल्टा है, दैट इज उनको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इवेल्युएशन आसान। अब दूसरा फर्क है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। मैंने एक एग्जांपल यहां पर दिया है जिसको कि अभी दीपक सर ने पढ़ा था, रिड्यूस 16/64 टू द लोएस्ट टर्म। अब आप लोग सोच के मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C और D में से? जी सर। D होगा 1/4। Right. Please mute yourself. So all of you agree with me that the right answer of this question is D, that is 1/4. D जी, प्लीज म्यूट yourself। देखिए, अब आप अपने बचपन के दिन याद करिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते थे तो आपके टीचर आपको क्या बताते थे कि 2 से काटना शुरू करो। You cut the numerator by 2 and denominator by 2, so you will get 8 in the numerator, 32 in the denominator. फिर 2 से काटो तो you will get 4 in the numerator and 16 in the denominator. फिर 2 से काटो तो you will get 2 in the numerator and 8 in the denominator. Again cut it by 2, so you will have 1 in the numerator and 4 in the denominator. अब और नहीं कटेगा, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा 1/4। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? यही तरीका होता है करने का? यस सर। बचपन में ऐसे होता था। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब जरा जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनिए। मान लीजिए कि देयर इज वन स्टूडेंट, उसने जो ऊपर वाला 6 है उसको नीचे वाले 6 से काट दिया। माय फ्रेंड्स, यस सर। जी सर। ऊपर वाले 6 को एक बच्चे ने नीचे वाले 6 से काट दिया, तो सर राइट आंसर उसका क्या आएगा? 1/4। तो देखिए उसका आंसर तो राइट आएगा सर 1/4। 1/4 आएगा। तो मैम ये बताइए, आंसर तो उसका राइट आया, लेकिन क्या तरीका सही है? रॉन्ग। रॉन्ग। बच्चे करते हैं क्लासेस में।
So try to understand what I want to say. तरीका तो गलत है आपके लेकिन आंसर सही है। हाँ, तरीका गलत है लेकिन आंसर सही है। तो लेट मी क्लैरिफाई। सी, योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली चेक द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आंसर चेक करते हैं। हाउ मच यू हैव रिमेम्बर्ड एंड हाउ मच यू कैन रिकॉल और रिप्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एग्जाम, उसको चेक करते हैं। किस तरीके से आपका आंसर आया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक थ्रू एमसीक्यूज और थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लेकिन एसे टाइप की ब्यूटी ये है कि दे चेक प्रोसेस एज वेल एज। किसी का माइक खुला हुआ, जरा बंद कर लीजिए प्लीज। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चेक ओनली प्रोडक्ट। आंसर सही है या गलत है इस पर उनका फोकस होता है, हाउ इट हैज कम इस पर नहीं होता है। बट ऐसे टाइप क्वेश्चंस चेक बोथ, दे चेक प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। एज ए टीचर हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यू कांट आस्क सो मेनी ऐसे टाइप क्वेश्चंस। 20 नंबर का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि आप 4 पूछेंगे, 5 पूछेंगे, 6 पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। सो यू कांट कवर द होल सिलेबस through essay type questions, whereas objective type questions have this beauty कि through those questions you can not only cover all the topics of the syllabus, rather every sub topic of the syllabus as well. तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। गोइंग एक्सट्रीमली एंड रिलाइंग ओनली ऑन essay type question, that is not a good approach. और essay type questions को नेग्लेक्ट करके सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव पे आए तो I again think is not a good approach. So with this understanding, let's proceed further. अब हम आते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाएं कैसे। एंड फॉर दैट आई हैव सो मेनी पॉइंट्स, एंड प्लीज बिलीव मी दीज पॉइंट्स आर नॉट बुकिश पॉइंट्स, किताब के नहीं है। मेरे तकरीबन 25 सालों के अनुभवों के आधार पर ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, सारे बड़े मीनिंगफुल हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो अब मैं आप में से किसी से भी एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोर से जरा इन चारों पॉइंट्स को पढ़ें जो स्लाइड पे, लोग खामोशी से सुने। पढ़िए सर। मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। How to frame good essay type questions. Yeah. Have a critical look over the syllabus and accordingly plan how many questions are to be framed from every unit. Right. Make a rough draft of the question first and then write on the papers or type it. Bring variety in questions. For example, include questions from all the components of cognitive domain suggested by B.S. Bloom. Right. Use very precise and grammatically correct language. That's it. That's it. That's it. So who are you, sir? सर मेरा नाम है रोहित कुमार झा, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, यूएनपीजी कॉलेज पढ़ रहा हूँ। ओके ओके रोहित सर, मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स है। थैंक यू थैंक यू। अरे सर चलिए अब जरा इन चारों पॉइंट्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिए जो रोहित सर ने अभी पढ़ा है। पहली बात तो ये है, जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, टेक सफिशिएंट टाइम। क्वेश्चन बनाना इतना आसान काम नहीं है। एंड यू आर इवेल्युएटिंग someone's worth, someone's knowledge, someone's values, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हमको पेशेंस की जरूरत है। सो द मोमेंट यू गॉट द असाइनमेंट दैट यू हैव टू मेक ए क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए। सपोज यू हैव 4 यूनिट्स इन योर सिलेबस and every unit has 10 topics. So in total you have 40 topics. Now the university through which your college is affiliated, or the university department in which you are working, there you have got the instruction that you have to ask 4 essay type questions, that is 1 from every unit. Then you have to ask 8 short answer type questions, that is 2 from every unit. And remaining, suppose 20 questions, you have 25 questions, you have to ask MCQs. So first of all, you take the essay type question
and you circle that particular topic in that unit from where মই সম্পূৰ্ণ ৰুমৰ পৰ্দা জুখি মই অৰ্ডাৰ দি চব পৰ্দা আছে নতুন পৰ্দা someone's mic is open, please ৰুমৰ move your পৰ্দা seat. মই কিমান My friend, পৰ্দা আছে চব লৈ আহিছো মই কেৱল নিজে লগাম किसी का माइक खुला हुआ जरा बंद कर लीजिए प्लीज। देखिए मैंने कहा आप सिलेबस को देखिए और आपको 4 ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाने हैं और हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन। तो जिस टॉपिक से अब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं उसको सर्किल कर लीजिए या टिक मार लीजिए। इट मींस आउट ऑफ ऑल द 40 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स यू हैव चोजन फ्रॉम विच यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। अब आपके पास अभी 36 टॉपिक्स बचे हुए हैं। नाउ सीधा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 आपको पूछने 8। अब फर्दर 8 टॉपिक और चूज कर लीजिए अपने सिलेबस में से जहां से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछना है और उसको टिक कर लीजिए। नाउ 4 and plus 8 that is 12 topics out of 40 you have asked। लेकिन अभी भी 28 टॉपिक्स बचे हुए हैं। नाउ यू हैव टू फ्रेम एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज हैं, आप जो भी टॉपिक अनटच्ड रह गए हैं कोशिश कीजिए कि वहां से जो आप पूछ लीजिए। तो बाय दैट वे every topic will be touched, no topic will be over represented और no topic will be under represented। तो ये एक अच्छा तरीका है, हमेशा मैं ऐसा करता हूं और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसा करिए। डोंट फाइनलाइज द क्वेश्चन इन फर्स्ट सिटिंग। एक रफ ड्राफ्ट बनाइए, उसको पढ़िए, छोड़ दीजिए, दोबारा से फिर बनाइए, छोड़ दीजिए, फिर पढ़िए। इस तरह से तीसरी बार में उसको फाइनल कीजिए। एंड इफ यू आर इंस्ट्रक्टेड टू सेंड इट इन हार्ड कॉपी, ठीक है, लिफाफा सील वगैरह करके अच्छे से करिए और जो रफ ड्राफ्ट थे दोनों उसको अपने सामने फाड़ दीजिए या जला दीजिए। एंड इफ यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड इट थ्रू ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन में भेजने के बाद उसको फाइल को डिलीट कर दीजिए और इवन रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दीजिए। बिकॉज यू डोंट नो टूडेज जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। वो कहीं ना अगर कहीं भी रहेगा तो वो निकाल सकते हैं, तो वो लीक होने का चांस रहेगा उसमें। तो यू रिमूव एवरीथिंग और तब उसके बाद आप जो उसको भेज करके खत्म करिए। सो दीज वर द 2 पॉइंट्स। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। अब इस थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है, इसके लिए मजहर जैदी साहब ने आपको कुछ भेजा था कल क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं सर। यस सर, यस आया है। आया है। तो उसमें जो आया है जी। तो जो एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब बाय बीएस ब्लूम, इस तरह का कुछ होगा, देखिए एक्शन वर्ब्स, वो वाला जी खोलिए उसको। यस सर, ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्शन बेस्ड Now, all of you please see it. There are 6 columns. पहले कॉलम में लिखा होगा रिमेम्बरिंग, दूसरे में लिखा होगा अंडरस्टैंडिंग, तीसरे में लिखा होगा अप्लाइंग, चौथे में लिखा होगा एनालाइजिंग, पांचवें में लिखा होगा इवेल्युएटिंग, छठे में लिखा होगा क्रिएटिंग, है ना? यस सर। यस सर। Now listen to me. Remembering is such an activity जिसमें माइंड का इस्तेमाल सबसे कम होता है। अंडरस्टैंडिंग इससे ऊपर है, अप्लाइंग इससे और ऊपर है, एनालाइजिंग और ऊपर है, इवेल्युएटिंग और ऊपर है, क्रिएटिंग हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट मेंटल एक्टिविटी है क्रिएटिंग। नाउ व्हाट हैपेंस, हम जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम रिमेम्बरिंग लेवल से लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस एक आध ने कभी अंडरस्टैंडिंग ले लिया, अप्लाइंग ले लिया, बाकी हम नेग्लेक्ट करते हैं। दैट्स नॉट ए वाइज अप्रोच। यू शुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एवरी डोमेन, और ये हमारे एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी कमी है। नाउ यू पीपल, सिंस यू पीपल आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड और आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो पहली क्लास से लेकर के पीएचडी के इम्तिहान तक आप जरा सोच के बताइए कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से शुरू होते हैं, उनके एक्शन वर्ब क्या होते हैं क्वेश्चंस के, याद कीजिए, बताइए मुझे। डिस्क्राइब, या डिस्क्राइब, मेंशन, या डिफरेंशिएट, या explain, एक्सप्लेन, कंपेयर, describe,
सर किसी टॉपिक पे प्रकाश डालिए। प्रकाश ग्रेट। हाँ यही देखिए, ये आई मीन आई थिंक दीज आर 15 to 20 words and all these words you will find from class 1 exam to class PhD exam. Am I right, my friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. तो अब आप ये बताइए कि जब हम इतने पुअर हैं कि हम अपने क्वेश्चन में वैरायटी नहीं ला सकते, वही घिसे पिटे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स अपने आंसर में कैसे वैरायटी लाएंगे? वो तो घिसी पिटी चीजें लिखेंगे, फिर ट्रेडिशनल चीजें लिखेंगे। They will write good things. उनके आंसर में वैरायटी तभी आएगी जब हमारे क्वेश्चन में वैरायटी आएगी। तो देखिए, हर कैटेगरी में बहुत सारे एक्शन वर्ब हैं, मोर देन 100। मुझे सारे याद हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपनी तकिया के नीचे रख लीजिएगा, और रात में जब सोइए तो एक नजर डाल लीजिए सब पे, और सुबह जब उठिए सबसे पहले जब आंख खुले तो इसी को देखिए एक बार। I'm quite sure 10 to 15 days you will do, you will remember all these words. And please, when you are making the question paper, use these words. They are very comprehensive. कुछ वर्ड्स हो सकता है ओवरलैप करते हो, कुछ एक कैटेगरी दूसरे में भी हो, तीसरी में भी हो, बहरहाल, लेकिन ये कि फिर भी 100 से ऊपर ये वर्ड्स हैं। तो थ्रू दीज क्वेश्चंस आपके पेपर में वैरायटी आएगी, डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर। सो दिस यू हैव टू डू, और इस एक्शन वर्ब को आप याद कर लीजिए, आपको हेल्प करेंगे। Now come to the fourth point. Use very precise and grammatically correct language. अब मैं यहां पर एक एग्जांपल बड़ा मजेदार आपको दे रहा हूं, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की कॉपी चेक कर रहा था, काफी पहले की बात है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज परसेप्शन, और ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर था, तो हिंदी में भी लिखा हुआ था, प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखा हुआ था व्हाट इज परसेप्शन, और हिंदी में लिखा था प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लड़के ने आंसर में चेक कर रहा था, तो लड़के ने हेडिंग डाला प्रत्यक्षीकरण, और अंदर लिखता है प्रत्यक्षीकरण मनोविज्ञान का वो महान ज्ञान है जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी लिख रहा है, ज्ञान नहीं है, फिर भी लिख रहा है। तो चूंकि उसने लिखा था खुद ही कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैंने 0 नंबर दिया माय फ्रेंड्स। जी सर, जी। जरा सोचिए कि क्या इसमें सिर्फ बच्चे का फॉल्ट है या क्वेश्चन में भी आपको कुछ फॉल्ट दिखता है? सर क्वेश्चन में फॉल्ट है। परसेप्शन इज डिफरेंट थिंग, और प्रत्यक्षीकरण वो अलग चीज है। देखिए, आप क्या जानना चाहते हैं? अब परसेप्शन, जाहिर बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर था, तो इट है पेपर था, तो इट है सम रिलेवेंस फॉर द टीचर। तो एक टीचर के लिए उसका क्या रिलेवेंस हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या, कर कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही प्रकाश डालिए, डिस्क्राइब, डिस्कस, वही सारी चीजें। तो इसी वजह से students, they don't try to know what has been asked in the question paper, rather they write what they want to write, और इसको हम कहते हैं ब्लफिंग यानी बकवास लिखना। ये इस बात पर गौर ना करना कि क्या पूछा गया है, बल्कि जो मुझे आता है मैं वही लिखूंगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए। तो दिस थिंग माइट बी चेक्ड। अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम करेंगे तो ये ब्लफिंग हम कम कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी, जरा सुनिए। इन सम यूनिवर्सिटी इन ज्योग्राफीज पेपर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, व्हाई डू अर्थक्वेक्स कम, भूकंप क्यों आते हैं। क्वेश्चन सुने आप लोग, भूकंप क्यों आते हैं? हाँ, यस, व्हाई डू अर्थक्वेक्स कम, भूकंप क्यों आते हैं। तो अब लड़के ने हेडिंग डाला भूकंप आने के कारण। अब उसके अंदर लिखता क्या है, लहद में, लहद कहते हैं कब्र को, ग्रेव को, लिखता है लहद में आशिके दीदार जब करवट बदलता है, जमी हिलती है और भूचाल आता है।
सर एक बार और रिपीट करिए सर। रिपीट कर रहा हूँ क्या बात है सर, क्या बात है। जी, रिपीट कर रहा हूँ। लहद जी, जी। में लहद में आशिके दीदार जब करवट बदलता है, जमी हिलती है और भूचाल आता है। अब फिर यहाँ पर सोचिए कि क्या लड़के ने आंसर गलत लिखा या क्वेश्चन में भी कोई कमी थी, आपको नजर आती है? कमी थी सर। देखिए, ज्योग्राफी का पेपर था तो कुछ ज्योग्राफिकल रीजन पूछता, वो प्लेटें वगैरह खिसक जाती है, क्या होता है उसके थ्रू जो है, फिर वो तो कुछ इस तरह का पूछता, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर द अर्थक्वेक और समथिंग लाइक दैट। तो अगर क्वेश्चंस को अच्छे से पूछा होता टीचर ने तो शायद फिर ब्लफिंग का चांस जो है वो कम हो जाता। सो रिपीटेडली आई एम सेइंग कि क्वेश्चन पूछना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बल्कि उसको ये एक इमेज देते हैं कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हैं। तो ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, सो यूज प्रिसाइज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक और चीज है जो थोड़ा सा मैं आपसे, चूंकि आप सब लोग टीचर हैं तो मैं आपसे करवाना चाहता था। आप जरा देखिए, दूसरी आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी मजहर जैदी साहब ने भेजा होगा एलिफेंट के नाम से। एलिफेंट देखिए। यस सर, हाँ भेजा है सर। जी स्क्रीनशॉट। जी, भेजा है? यस सर। जी सर भेजा है। यस सर। जी सर। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। At this juncture of time, I'm stopping my presentation और आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। सबने डॉक्यूमेंट खोल लिया एलिफेंट वाला? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, ये एक दूसरी क्लास का बच्चा है, ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड क्लास has written an essay on elephant. Assuming yourself as the evaluator, you please evaluate this essay and give marks out of 20. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। दूसरी क्लास का एक बच्चा है, उसने एलिफेंट पर एक एस्से लिखा है। आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप इवेल्युएटर हैं, इस एस्से को इवेल्युएट कीजिए और 20 नंबर में जितना मन करे आप नंबर दीजिए, चैट बॉक्स में भेजिए, मैं सबका चेक कर रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स, प्लीज स्टार्ट। सर मेरे को वो डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहे हैं। मुझे भी नहीं दिख रहा सर मुझे भी नहीं दिख रहा सर। ओके ओके ओके, तो जिनको दिख रहा है वो करें। सर एफआईपी के ग्रुप में जिसमें हम लोग का नोटिफिकेशन आ रहा है मैम, उसमें आपको स्क्रीनशॉट नाम से है ये, एक बार उसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए। Yeah, I'm seeing your responses, my friend. शाहीन मैम, जीवन सर, थैंक यू माय फ्रेंड। और लोग भी करके भेजिए। सर मिल ही नहीं रहे, मुझे भी नहीं मिल रहा, कहाँ है? सर नहीं मिल रहे हैं। ओके, ऑफिशियल ग्रुप में जाइए मैम। हाँ, ऑफिशियल ग्रुप में कहाँ है? पहला मैसेज है वो, 3 मैसेज है ना, तो थर्ड लास्ट मतलब फर्स्ट। उसमें तो रिटन प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो पहले का है वो ही दिखा रहा है लास्ट। आप दूसरे वाले ग्रुप में आइए, वहां डाल दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। 10:35 में आया ये, जिस पे लेक्चर के आते हैं। मैम शायद क्लासरूम में चेक करिए क्या मैम, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिए। व्हाट्सएप वो ग्रुप अच्छा में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा मैं तो गूगल क्लासरूम में चेक कर रही हाँ हूँ। नहीं क्लासरूम में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे है जिस पे लिंक आते हैं रोज के क्लास के। शॉर्ट के नाम से होगा। हाँ मिला है सर।
सर आप एक बार लिंक के नीचे प्लीज मुझे दिया एक बार हुआ है। दोबारा बता सकते हैं कि करना क्या है? मुझे मिल गया है स्क्रीनशॉट, अब बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है इसका। पढ़ करके ये दूसरी इवेलुएट क्लास करना का, है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सर। ये दूसरी क्लास का एक बच्चा है, इसने एलिफेंट पे एक एस्से लिखा है। आप इस एस्से को इवेल्युएट कीजिए और 20 नंबर में जितना मन करे उतने नंबर दे करके चैट बॉक्स में भेजिए, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। प्लीज हरी अप माय फ्रेंड्स। जी जी। Okay, my friends, I can see. Right, my friends, I can see. I will give 1 more minute. Please do it, then we will proceed. Yeah, I can see my friends. विश्वकर्मा सर, आपका आ गया रिस्पॉन्स। दशरथ कुमार सर, ऋत्विक घोष सर, या आई गॉट इट। Okay, so my friends, this was a student of class 2, wrote an essay on elephant. आपने उसको इवेल्युएट किया और 20 नंबर में नंबर दिए। चैट बॉक्स में जो नंबर आए, सबसे कम जो नंबर आया है वो 10 out of 20 and 3 people have given. महमूद सर, राघवेंद्र सर और सिरोही सर। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को? यस सर। सिरोही मैम। सॉरी, सिरोही मैम, जी सर, सुन रहा हूँ। राघवेंद्र सर एंड महमूद साहब, राइट? यस सर। और फिर उसके बाद देखिए, किसी ने 12 दिए, 13 दिए, 14 दिए, 15, 15.5, 16, 17, 19 दिए हाईएस्ट निखिल सर ने, राइट माय फ्रेंड्स? निखिल सर? जी सर, बिल्कुल सही। अब प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। किसी ने 20/19 भी दिया सर। हाँ, अरे वो 19/20 है ऑफ कोर्स। अब जरा जिन लोगों ने 10 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 20, सो मीनू मैम, कैन यू लिसन टू मी? यस सर। मैम, क्यों आपने दिए हैं सिर्फ 10 नंबर 20 में? प्लीज टेल मी फ्रैंकली, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा इसके लिए। सर कुछ लाइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो लाइन सब मुझे एग्जैक्ट लगी मैंने उसी के हिसाब से 2 मार्क्स सर। राइट मैम। बट मैम, बॉय इज टू यंग, बहुत छोटा है बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा है। अच्छा, 2 का लड़का है। मैम क्या ये सफिशिएंट नहीं है कि वो एलिफेंट के बारे में कितनी सारी बातें जानता है मैम? मीनू मैम, और जहां तक ग्रामेटिकल और ग्रेजुएशन का लड़का थोड़े है। जी, वही मैं कह रहा हूँ। जहां तक ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक की बात है, मैम मैं प्रोफेसर हूं, मैं मिस्टेक कमिट करता हूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, एंड यू आल्सो कमिट, आई एम क्वाइट श्योर, सब करते होंगे, राइट? असल में इसी वजह से जिन लोगों ने 18 दिए, 19 दिए, इसी बात को ध्यान में रख के दिया होगा। असल में क्या है मैम, सर बच्चा है, बच्चा सीख रहा है। यस, प्लीज लिसन टू मी। देखिए, ये जो वेरिएशन आ रहा है, देखिए 10 out of 20 means 50% and 19 out of 20 means 95%. तो 45% का ह्यूज डिफरेंस है। अब आप ये सोच लीजिए कि कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल कर सकने के लायक लड़का अगर कोई होगा और टफ इवेल्युएटर के पास चला जाएगा तो वो 3rd डिवीजन मार्क्स हासिल करेगा, और कोई 3rd डिवीजनर मार्क्स हासिल करने लायक लड़का होगा और इजी इवेल्युएटर के पास चला गया
तो he or she will score distinction marks. Do you agree with me? यस सर, बहुत बार सर ऐसा हुआ है, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत टाइट है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, इसमें फॉल्ट असल में आपका नहीं है, फॉल्ट मेरा है। और वो बच्चा मैं था, मेरी राइटिंग है ये। आई हैव डेलिबरेटली कमिटेड मिस्टेक टू चेक योर सेंसिटिविटी। अगर मैंने जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया था इवैल्यूएशन का, उसी टाइम ये कह दिया होता कि अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओनली फोकस ऑन द फैक्चुअल नॉलेज दैट हैज बीन गिवन बाय द स्टूडेंट, तब वेरिएशन बहुत कम रह जाता। वेरिएशन तब भी होता लेकिन कम हो जाता। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमेशा इसमें वेरिएशन आएगा। एक एग्जामिनर कुछ नंबर देगा, दूसरा कुछ देगा, तीसरा कुछ देगा, चौथा कुछ देगा। इवन मी, अगर मैंने आज किसी बच्चे की कॉपी चेक की है, सेम कॉपी आप मुझसे 1 महीने बाद चेक करवाइए या 2 महीने बाद चेक करवाइए, तो मेरे दोनों इवैल्यूएशन में अंतर आएगा। सो व्हाट वी कैन डू, अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम करेंगे, जिसका मतलब सारे स्टूडेंट एक जैसा निकालें, और हम सारे स्टूडेंट्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या करना है, कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने मिनट में, इफ एवरीथिंग वी विल स्पेसिफाई, आई एम क्वाइट श्योर कि ये वेरिएशन जो है वो कम होगा। सो विद दिस लेट्स कम टू आवर प्रेजेंटेशन। अब मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूं। या सो कैसे होगा ये? 1 मिनट। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। ये छोटी हो गई है, इसको बड़ा कैसे करूं? सर वहाँ कोने पर होगा, टच कर देंगे उससे बड़ा हो जाएगा, वर्गाकार बना होगा निशान। हाँ, सर उस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, तब भी वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा। अब दिख रहा है आपको? यस सर। राइट। 1 मिनट, देखो ये मूव कैसे करता है। मूव नहीं हो रहा है। नहीं वो शेयर कर दीजिए। 1 मिनट, ये बुलाता हूं इनको। अच्छा, ये तो मीनवाइल हम ये जो स्लाइड पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको तो पढ़ लीजिए। सो या मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जरा इसको आप पढ़ लीजिए प्लीज। एक्चुअली सर मैंने बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स इवैल्यूएट किए हैं जब भी वो एग्जाम दे के आते हैं। ये मूव नहीं हो रही है स्लाइड। जी तो रोहित सर, कि ड्राफ्टिंग बहुत ही गंदी होती है एग्जाम्स के क्वेश्चन। बहुत। अरे मेरे भाई, इतने खराब क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि ऐसे लगता है जैसे सोते हुए कोई सपना देख रहा हो और बड़बड़ा रहा हो। तो वही सर, ऐसा नहीं है कि सर 20 मार्क्स में अगर हमने 10 दिया है तो हमने कोई गलती की है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अब ये पॉइंट्स पढ़ लिए आप लोग? यस सर, पढ़ लीजिए। So first point, avoid vagueness and ambiguity in the question. जितना ज्यादा आप एहतियात बरत सकें, अच्छी लैंग्वेज का, कॉम्पैक्ट लैंग्वेज का, सिंपल लैंग्वेज का, उसका इस्तेमाल करें। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इसका क्या मतलब समझे। क्वेश्चन शुड नॉट बी टू जनरल। बताइए आप इसका क्या मतलब समझे? सर ये ऐसा ना हो कि स्टूडेंट, जैसे आपने ज्योग्राफी का बताया कि व्हाट इज अर्थक्वेक,
तो ये इतना जनरलाइज ना हो जाए कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाए. Right. Now, yes. Please mute yourself. Listen to me. I am a moderator in I think 12 universities. मैं उनके मॉडरेशन बोर्ड का मेंबर हूँ और निराले क्वेश्चंस आते हैं. माय गुडनेस, सर घूम जाता है लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के. So in one of the university I was moderating the question. So there was one question मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. Write down the importance of education. और ये 20 नंबर का क्वेश्चन था. एग्जामिनर ने ऐसे टाइप क्वेश्चन में इसको पूछा था. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. अब ये बताइए कि ये क्या क्वेश्चन ये ठीक है? नो सर. क्यों? ये बहुत वास्ट हो गया सर. यस दैट्स इट. थैंक यू मैम, थैंक यू. लॉन्ग क्वेश्चन को सर 2 या 3 स्पेसिफिक बनाया जा सकता है. राइट डाउन द इकोनॉमिक significance of education. Yeah, of course. Thank you. इसको म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए. देखिए, on the importance of education you can write a PhD thesis of 300 pages, isn't it my friends? बिल्कुल एकदम से लिखा जा सकता है. यस सर. तो मैंने एग्जामिनर को बुलाया. मैंने कहा भाई, लड़का था बहुत यंग था, अभी जल्दी उसने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी को. तो मैंने उस लड़के को बुलाया. मैंने कहा भाई तुम क्या जानना चाहते हो इस क्वेश्चन से? तो बोला कि सर मैं जानना चाहता हूं कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं या मानव जीवन में शिक्षा की क्या उपयोगिता. तो मैंने कहा भले आदमी ये बढ़ा देता उसमें, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ. माय फ्रेंड्स, यस सर. हो गया कि नहीं पहले से? यस सर. So importance of education for promoting communal harmony, importance of education for society. यानी क्या आप जानना चाहते हो तो उसको स्पेसिफाई करो, क्योंकि अगर आप बहुत जनरल छोड़ दोगे तो वेरीड आंसर विल कम, और ये वेरीड आंसर से फिर जो इवेल्युएशन होगा उसमें मार्किंग बहुत ज्यादा वेरी करती है. तो समहाउ बी स्पेसिफिक एज फार एज पॉसिबल. पॉइंट नंबर 3 इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. उनको कहां पर आंसर लिखना है, कितना लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, आई मीन एवरीथिंग शुड बी क्लियर. डोंट बी इन हरी, टेक सफिशिएंट टाइम. मैंने आपको बता दिया पहले से. अब लास्ट वाले पॉइंट पे आइए. अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये जो पॉइंट है इसको क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपकी राय लेना चाहता हूं. आपकी क्या राय है कि ट्रांसलेशन करना आसान काम है? Sir, we can explain anything, but we cannot translate everything. It's very difficult, sir. डिफिकल्ट वर्ड शुड बी Yes, गलत ट्रांसलेट करता है सर. देखिए ट्रांसलेशन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आपको कम से कम 2 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है. हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड बंगाली, मलयालम एंड इंग्लिश, पंजाबी एंड इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट. तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो पहले उसमें बनाइए. इंग्लिश में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में बना लीजिए. अब आपको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है या हिंदी में ट्रांसलेट, किसी में तो तब ट्रांसलेट कीजिए. लेकिन अगर आप हिंदी में या पंजाबी में या मलयालम में या तमिल में ज्यादा कंफर्टेबल है तो पहले उसमें बनाइए, देन ट्रांसलेट इन इंग्लिश. लेकिन ट्रांसलेशन में बहुत एहतियात बरतिए. ट्रांसलेशन इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. Before few months I got one assignment from Azim Premji University. काम ये था कि कुछ बहुत पढ़े लिखे विद्वानों के लिखे हुए आर्टिकल्स थे इंग्लिश में, और वो यूनिवर्सिटी ये चाहती थी कि इन आर्टिकल्स को उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाए. तो सिंस आई एम कंफर्टेबल विथ ऑल द 3 लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, तो उन्होंने मुझे भेजा. तो उर्दू वाला जो ट्रांसलेशन था वो तो मैंने खुद किया. हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन था वो मैंने अपने एक रिसर्च स्कॉलर को दे दिया कि भाई जरा तुम करके लाओ, मैं देखूंगा, इसको चेक करूंगा. अब वो रिसर्च स्कॉलर थोड़ा कामचोर था. उसने क्या किया कि उसने पूरे उस आर्टिकल को गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया और करके ले आया. तो बड़ी जल्दी करके ले आया, मुझे लगता है 1 ही दिन में करके ले आया. तो थोड़ा मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे इसने कर लिया. बहरहाल तो अब मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते पढ़ते एक जगह पहुंचा जहां बड़ी अजीब बात लिखी हुई थी. वो बात मैं आपके सामने रखता हूं. लिखा हुआ था, भारत और पाकिस्तान की सरकारों को आपस में राजनीतिक सगाई की आवश्यकता है. माय फ्रेंड्स, यस सर. हाँ जी सर. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो मेरा माथा ठनका कि भाई राजनीतिक सगाई. मैंने कहा क्या करके लाया भाई तुम? बोले सर सब सही किया है. मैंने कहा अच्छा ओरिजिनल टेक्स्ट लाओ. अब जब ओरिजिनल टेक्स्ट लाया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड पॉलिटिकल एंगेजमेंट.
तो गूगल ट्रांसलेशन ने उस पॉलिटिकल एंगेजमेंट को शादी वाला एंगेजमेंट बना दिया माय फ्रेंड्स। तो आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है द मोमेंट यू आर ट्रांसलेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। तो इसके अलावा 3-4 पॉइंट्स और हैं। किसी का माइक खुल गया, प्लीज बंद कर लीजिए। सुष्मिता जी, सुष्मिता मैम प्लीज बंद कर लीजिए जी। So 3-4 points more are there. Always you try to ask at least one question, or if not possible of one question, then make a part of some big question, जिसके थ्रू आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए जो भीड़ से हटके हैं, those who are creative, those who understand the things clearly, those who study very deeply. तो कुछ इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन रखिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम किसी बड़े क्वेश्चन का कोई पार्ट बना दीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हु आर क्रिएटिव, हु आर गुड स्टूडेंट्स। ज्यादातर क्वेश्चंस को एवरेज डिफिकल्टी लेवल का रखिए। 1-2 क्वेश्चंस बहुत आसान पूछ लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट पूछ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस को आप एवरेज डिफिकल्टी लेवल के रखिए। सबमिट करने से पहले 2 बार कम से कम जरूर चेक कर लीजिए। एंड नाउअडेज दे आर सेइंग दैट you provide the outline of the answers. जो questions आपने बनाया है, it's not necessary that only you will evaluate. Your questions might be evaluated by other examiners. तो हर question के against आप क्या जवाब चाहते हैं, एक expected answer, उसका एग्जैक्ट आंसर लिखना मुमकिन नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे पॉइंट्स उस आंसर के आप लिख करके अपने क्वेश्चन के साथ दे दीजिए, ताकि whosoever is going to evaluate he or she may use to do it exactly. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप क्वेश्चन बनाएं। नाउ लेट्स कम टू सी दोज पॉइंट्स which are related to the evaluation of essay type question. And remember, in the beginning I have said evaluation of essay type questions are very difficult. तो कुछ बातें हैं, मेरे ख्याल से ये 4-5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका इवैल्यूएशन जो है बेहतर होगा, आपको आसानी होगी। पहली बात तो ये कि कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, नीटनेस, ऑर्डरलीनेस, स्केच, आपकी स्लाइड मुझे सॉरी सर, मुझे लगता है कि आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है या तो सेव नहीं हो रही है। नहीं, आप बाकी लोगों को दिख रही है क्या? नो सर, नो सर, दिख रही है, इसी पे डिस्कस हो रहा है सर। हमें वो अवॉइड वैगनेस एंड एम्बिग्युइटी वाला ही स्लाइड दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा है। अभी भी वही दिख रहा है सर। ट्रांसलेट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस केयरफुली, यही लास्ट टाइम है। दूसरी नहीं आई? नहीं सर, अभी नहीं। नो सर, पुरानी स्लाइड विजिबल है सर। रुकिए रुकिए, देखिए नहीं आई सर। नो सर। अच्छा रुक जाइए, तो फिर इनको बुलाता हूँ। ये बता रहे स्लाइड ये दिख नहीं रही है, मतलब मूव नहीं हो रही है। 1 मिनट माय फ्रेंड्स। ओके सर। ओके सर। बताइए अब कौन सी चल रही है? वही है सर। अभी नहीं दिख रही है उनको। हाँ, यहाँ तक तो दिख रही है, उसके आगे नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ से करिए। नहीं, अब ये तो आगे वाली है। खोलने वाली है, बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोचिंग खोलनी है, जो मैदान है ना, वहाँ क्लासरूम बनवाएंगे। इसको दोबारा 1 मिनट माय फ्रेंड्स, वी आर डूइंग इट। बात करना है मुझसे। नाम सिरताज। अंकल डायरेक्टर मैथ केमिस्ट्री। अब बताइए। हो गया सर। यस सर, हो गया। ठीक है सर। अभी ये दिख रहा है सर, हो गया। सही स्लाइड है। आ रहे सर। अब देखिए दोबारा से चेंज हुई।
हुई सर, हुई। यस सर। ठीक। हाँ अब ठीक है सर, आ रहा है। राइट। अब ये जरा हरीडली इन पॉइंट्स को देख लें। So what I was saying, in fact, the content that has been written by the student, बाकी लोग बंद कर लो प्लीज, जरा म्यूट करिए अपने आप को। What I am saying, जी देखिए जो कंटेंट स्टूडेंट ने लिखा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू ऑर्डरलीनेस, स्केच, कलर, आई मीन डायग्राम, आई मीन ऑल दोज थिंग्स। डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखा है, लेकिन कंटेंट एकदम बिल्कुल खराब लिखा है, तो डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, बी इन्फ्लुएंस्ड ओनली थ्रू द कंटेंट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। एक काम तो ये करना। दूसरा काम, स्क्रीन से रहेगा तो क्या? आप में से किसी का माइक खुला हुआ प्लीज बंद करिए। नूरुल जी, नूरुल आलम। माइक बंद कर लीजिए जी। देखिए जब मुझे कोई बंडल मिलता है इवेल्युएट करने के लिए कॉपियों का, तो आई डोंट स्टार्ट इमीडिएटली। मैं क्या करता हूं, पूरा बंडल खोलता हूं और एक क्विक स्कैन कर लेता हूं, पेजेस को पलट लेता हूं ऐसे ही। लेकिन पेजेस के पलटने से मुझे ये एहसास हो जाता है कि इस ग्रुप में कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन पुअर स्टूडेंट है। अदरवाइज इफ यू नॉट डू इट and you start immediately evaluating, तो what will happen? आपको 6 कॉपियां शुरू की, बहुत खराब मिली, 7वीं कॉपी पे आए तो अच्छा लिखा था आंसर, आप बहुत खुश हुए, आपने 100 में 80 नंबर दे दिया। द मोमेंट यू रीच्ड एट कॉपी नंबर 19, तो आपको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी है, बट ऑलरेडी सिंस यू हैव गिवन 80 मार्क्स, तो आप और कितना देंगे, 3-4 और देंगे। When you reached at copy number 27, आपको लगा कि ये तो एक्सेलेंट है, निहायत अच्छी है, बट ऑलरेडी यू हैव गिवन 83 और 84 मार्क्स, तो आप और कितने देंगे? जाहिर सी बात है 1 या 2 नंबर ज्यादा नहीं दे सकते। तो इससे अच्छे बच्चों के साथ इनजस्टिस होता है। तो जब आप 3 ग्रुप में कॉपियों को डिवाइड कर लेंगे कि सारे अच्छे एक जगह हैं, सारे पुअर एक जगह हैं और सारे एवरेज एक जगह हैं, तो देन वेरिएशन का फिर वो चांस कम रहता है और इवैल्यूएशन थोड़ा सा बेहतर होगा। आपको कभी भी आइडेंटिटी जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हु द स्टूडेंट इज, व्हाट ही और शी हैज रिटन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसने कोई भी बात जो कही है, हो सकता है कि आपकी लाइकिंग के खिलाफ हो, आपकी ओपिनियन के खिलाफ हो, आपके जो है वो प्रेफरेंसेस के खिलाफ हो, बट नो इशू, व्हाट ही और शी हैज रिटन एंड व्हाट द लॉजिक ही और शी हैज गिवन, आप उस हिसाब से उसको जो है वो इवैल्यूएट कीजिए। अपनी ओपिनियन को, अपनी लाइकिंग को, अपनी डिसलाइकिंग को, अपने बायसेस को इंपोज मत करिए और उसकी वजह से हिंड्रेंस ना आए इवैल्यूएशन में। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, इफ इट इज अलाउड बाय योर यूनिवर्सिटी, तो आप जो मार्जिन होता है, जो हाशिया होता है, उसमें आप 1-2 लाइन में कमेंट भी लिख लिया कीजिए। पुअर ग्रामर, पुअर वोकैबुलरी, use of article the, too much, less factual knowledge, not correct fact, something like that, ताकि अगर वो कभी ऐसा हो कि वो कॉपी उस बच्चे को मिले तो वो देख करके समझ पाए कि क्यों टीचर ने मेरे नंबर काटे थे, so that he or she might improve in future. So these 5 points in my opinion, if you will focus on that, definitely evaluation का process आपका बेहतर होगा और objective होगा। So till now what I have told, how to frame good essay type questions and how to evaluate them. Now let's come to see how to frame good MCQs and how to evaluate them. तो अब framing पे आइए MCQs के, and remember in the beginning I said that framing MCQs are very difficult. तो इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि framing कैसे की जाए MCQs की, MCQs का स्ट्रक्चर समझिए। There are 3 components in every MCQs. पहले वाले को स्टेम कहते हैं, दूसरे वाले को की कहते हैं, तीसरे वाले को डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज द मेन बॉडी ऑफ द लैंग्वेज। की क्या है? राइट आंसर। और डिस्ट्रैक्टर्स क्या है? रॉन्ग आंसर। द एग्जाम्पल इज गिवन बिफोर यू पीपल।
the temperature in degree centigrade at which water starts boiling is, ये आपकी मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन है, सो दिस इज नोन एज स्टेप। अब इसका राइट आंसर जो है वो डी है, 100, इट मींस इट इज द की। लेकिन एमसीक्यूज में आपको राइट आंसर के साथ साथ 3 कम से कम रॉन्ग आंसर रखने पड़ते हैं। इन रॉन्ग आंसर्स को हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है एमसीक्यूज में वो इन्हीं डिस्ट्रैक्टर्स के साथ आती है। व्हाट यू डू, यू राइट द मेन लैंग्वेज, मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, और चूंकि उसका आंसर आपको मालूम है तो आप आंसर भी लिख लेते हैं, नो इशू, दोनों काम हो गए। अब आपने बहुत सोचा क्या और ऑप्शन रखूं, एक ऑप्शन आपको ध्यान में आ गया, उसको रख लिया। फिर सोचे तो आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। अब तीसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं नन ऑफ द एबव, या लिख देते हैं ऑल ऑफ द एबव। या हमारे कुछ भाई बहन, उनको ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होता है ऑल ऑफ द एबव से या नन ऑफ द एबव से कि दोनों लिख देते हैं। माय फ्रेंड्स, यस सर, यस सर, यस सर। मेरे भाई प्लीज म्यूट योरसेल्फ। भाई बहुत मुश्किल है एमसीक्यू। लेकिन सर यूपीएससी में इस तरीके का सवाल आता है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों असत्य हो सकते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए किसी भी एग्जाम में हो, बहरहाल इसको नहीं करना। सर यूपीएससी में मैक्सिमम सवाल इस तरीके के आते हैं। नहीं, बहरहाल यूपीएससी में भी तो हम ही जैसे लोग जाते हैं ना, आप जैसे लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है, कमियां हम सबके अंदर है, देयर इज नो इशू। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनफैक्ट इन्हीं डिस्ट्रैक्टर्स के साथ है। डिस्ट्रैक्टर जो हो वो अट्रैक्टिव हो, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और वो राइट आंसर से मिलते जुलते हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। किसी का माइक खुला है, प्लीज जरा बंद कर लिए। या सो व्हाट द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल फ्रेमिंग एमसीक्यूज। तो बहुत सारी बातें मैंने मेरे ख्याल से 3 या 4 स्लाइड में ये सारी बातें हैं, और इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, और बहुत लो लेवल के एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, सिंस यू पीपल बिलोंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो दैट यू माइट अंडरस्टैंड इजीली। अब पहला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहले 1 मिनट में ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज रीड द पॉइंट्स। पढ़ लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Now come to the first point. There is one example written. Air conditioner was invented in dash dash dash. This question was asked in some university under the category fill in the blanks type question. अब जरा सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन सही है? एयर कंडीशनर वाज इन्वेंटेड इन डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन गलत है सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर एम्बिगुअस है, गलत है कि समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये पता कुछ नहीं नहीं पता चल रहा है सर, एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, इन 1930 दैट इज अ टाइम, और इन यूएसए दैट इज अ कंट्री। तो मैंने उस एग्जामिनर को बुलाया, मैंने कहा भाई क्या जानना चाहते हो तुम उससे? तो बोला कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस देश में इन्वेंशन हुआ था एयर कंडीशनर का। तो मैंने कहा भले आदमी, इसी में आगे बढ़ा देता, इन द कंट्री डैश डैश डैश, और इफ यू वांट टू नो द ईयर, इन द ईयर डैश डैश डैश। तो अगर हम ऐसा कर देते तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता। कहाँ से हो रहा है? गुलाम मोहम्मद सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वर्क ठंड उदारी मेरे में कुछ भेज दिए होटल वाले हो चढ़ाई नहीं है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ माय फ्रेंड। सो 12-10 हो गए, कब खत्म होगा यार ये? क्वेश्चन मार्केट चले गए लोग। गुलाम साहब, प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
सर ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं सर। गुलाम मोहम्मद सर प्लीज। नॉट इवन लिसनिंग। लाइव एग्जांपल फिर मुझे इनको म्यूट करना पड़ेगा यहाँ से। तबीयत खराब है ना, यहाँ पे कर दिए सर। लड़ाई कर रही है अभी, वो सभी जिया भाई, म्यूट हो जाएंगे। घर गई हुई थी आपने सही सुना। जिया भाई, ये तो जिंदगी ऐसी है, जिया भाई, ये रियल लाइफ में आ गए। सेम जिंदगी पर जिया भाई, भाई किसी का माइक खुल गया है, इसको म्यूट कर दो। मेरे पास जाके आ रही जब भी आ रही। अब तेरे इंस्टा का कोई काम नहीं है, जाके तू धोले आज तू धोले क्या हुआ तो परसों पूरा फर्ज धुला है। लगता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हम समझ रहे हैं क्या बात है, बताइए। एक मिनट रुकिएगा जिया भाई। हो गया सर, हो गया, म्यूट हो गया सर। ओके, नहीं आपको स्लाइड दिख रही है? जी सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है। Now please दिख रही है सर। Yeah, please. So first point, please try to ensure that if you have framed any objective type question, then one answer is right. अरे जुबैर सर, आप ऑन हो गए। Please ensure that every MCQ or every objective type question has only one right answer. ज्यादा right answer होंगे तो unnecessary का confusion होगा. So this is the first point. Come to the second point. इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रामेटिकली क्लियर हो, एम्बिगुअस हो ना हो क्वेश्चंस, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू फर्दर क्लैरिफाई. एवरी आइटम शुड अवॉइड क्लू टू द राइट आंसर. इसके लिए क्या मतलब है इसका, अभी मैं अगले पेज पे एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप बात को समझ जाएंगे. कम टू द कॉपी नंबर पॉइंट नंबर 4. कॉपीड स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक शुड बी अवॉइडेड. व्हाई माय फ्रेंड्स, क्यों ऐसा करना चाहिए हमको? कॉपीज स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक शुड बी अवॉइडेड. बताइए सर. वेरिएशन हो सकता है सर बुक टू बुक. एक रीजन ये भी हो सकता है सर, जैसे टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चन सिलेबस ओरिएंटेड ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को कम करने के लिए. देखिए, क्योंकि अगर आप बुक के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसको बच्चे ने याद कर लिया होगा. आमतौर पर बुक के क्वेश्चंस को वो याद कर लेते हैं. तो ऐसी सूरत में सिर्फ उन बच्चों को फायदा मिलेगा उस क्वेश्चन का जिनको याद है. दिस इज वन थिंग. और अगर आप वेरिड क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन से मिलते जुलते या उससे दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू विल इंश्योर कि जिन्होंने चीजों को समझा है वही कर पाएंगे. रटे हुए सिर्फ रट्टा की बुनियाद पर नहीं होगा कोई. दूसरी बात यह है कि सिंपली किसी के काम को हम कॉपी करें, दैट इज द वर्स्ट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेगरिज्म. दैट इज इमोरल, इलीगल एंड अनएथिकल. So copied statement from the book should be avoided. Now come to the point number E. Questions from remembering, understanding and applying. जो मैंने एक्शन वर्ब्स दिखाए थे आपको ब्लूम्स के, तो उसके शुरू के जो 3 कॉलम है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, ये 3 कंपोनेंट्स के लिए एमसीक्यूज बहुत सुटेबल है. लेकिन आगे के एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, उसके लिए आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस्तेमाल करने चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर F. ईच ऑप्शन शुड बी प्लॉजिबल इन एमसीक्यूज. अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए जरा प्लीज. ऑल ऑफ यू साइलेंटली पढ़िए. पढ़ लिया सर. राइट. अब जरा इस क्वेश्चन में ये बताइए कि क्या लड़का डी पे टिक मारेगा? नो सर. नहीं सर. नो सर. नो. राइट. नहीं सर. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बिहार में मारे सर. क्यों डी पे नहीं मार्क करेगा? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दे आर कंटेम्परेरीज एंड प्रणब दा इज टू यंग.
तो ये डिस्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा मीन्स इट इज नॉट अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसको चेंज करने की जरूरत है। ऐसा कोई ऑप्शन आप रखिए जो इन तीनों के कंटेम्परेरीज हो, ताकि अननेसेसरी क्लू कोई बच्चे को ना मिले कि यही आंसर हो सकता है या ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम गिविंग यू 1 minute to please read this particular point, and after reading please explain me what you have understood. पढ़िए जरा इसको। सर इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो एक पैटर्न में है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। That's it ma'am. Who are you ma'am? सर डॉक्टर आकांक्षा सिंह, मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सैयद राजा, चंदौली। Okay Akanksha ma'am. And see this blunder was committed in one university. ये entrance test था जिसमें ब्लंडर हुआ था, और मैं वहां पर मॉडरेशन के लिए पहुंचा था। तो मैं ऐसा करता हूं कि whenever I frame MCQs particularly, तो मैं उनके आंसर को एक कागज पे लिखता हूं। पहले सारे जैसे 100 क्वेश्चन है, सबके आंसर मैंने लिख लिए। फिर उसमें मैं माइन्यूटली देखता हूं कि इज देयर एनी पैटर्न, क्योंकि अगर बच्चे ने पैटर्न को गेस कर लिया तो ऑल द 100 क्वेश्चंस ही और शी विल डू राइटली, एंड देन ऑल ऑफ योर पर्पस विल बी वेस्टेड। अगर उसने पैटर्न को गेस कर लिया, बहुत एहतियात की जरूरत है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा और मैंने जब इनके आंसर्स को लिखा, तो मुझे ये एग्जैक्टली ये पैटर्न दिख गया, ए बी सी डी। अगर लड़के ने इसको गेस कर लिया तो सारे 100 क्वेश्चंस वो सही कर लेगा। इस वजह से प्लीज इंश्योर, इफ यू आर आस्किंग ओनली 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस MCQs, तो वहां पर शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इफ यू आर आस्किंग 50 क्वेश्चंस, यू आर आस्किंग 100 क्वेश्चंस, तो यू इंश्योर that there is no fixed pattern. अगर fixed pattern होगा तो it will be very fatal for us. हम बच्चे जो है वो guess कर ले जाएंगे। Now coming to 4 more points. क्वेश्चंस ऑफ ऑप्टिमम डिफिकल्टी वैल्यू शुड बी आस्क्ड। अगर आपका होम एग्जाम है, बीए का, एमए का, बीएससी एमएससी का, यानी इस तरह के एग्जाम्स हैं, तो वहां पर कोशिश कीजिए कि आप ऑप्टिमम डिफिकल्टी वैल्यू के क्वेश्चन पूछिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछिए, बट यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस फॉर सम जॉब और फॉर सम एंट्रेंस टेस्ट, तो ठीक है, वहां पर आप डिफिकल्ट बना लीजिए, देयर इज नो इशू, बिकॉज देयर द पर्पस इज सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। बट इन द होम एग्जामिनेशन पर्पस इज नॉट द सिलेक्शन और रिजेक्शन, अदर यू हैव टू डिक्लेयर सम स्टूडेंट्स पास एंड फेल। बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होंगे, तो दे विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स फर्दर फॉर द सिस्टम। तो ऑप्टिमम डिफिकल्टी वैल्यू के क्वेश्चन आप पूछिए। कोशिश कीजिए कि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करें। पॉइंट नंबर जे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, इसको अवॉइड कीजिए। पॉइंट नंबर के, स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी टू लेंथी, यानी बहुत बड़ा आपने दे दिया है, इट हैज बिकम ए लिंग्विस्टिक जगरनॉट। आई मीन स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या फायदा इससे। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्रिस्पी कंपैक्ट लैंग्वेज हो सके उसका इस्तेमाल करिए। अब पॉइंट नंबर एल पे आइए, एंड अगेन आई एम गिविंग यू 1 minute to please read it, and one example is also given, also read that, please read it. Done, sir. Done, right. So what I am saying, you ask question from who, which, what, where and when, but instead of asking who discovered America, you change that interrogative statement into affirmative statement. So question now becomes, America was discovered by colon. Now you give 4 options. So avoid questions starting from who, which, what, where and when. I mean, you ask, but you change the language and you make the affirmative statement. Coming to 4 more points. 4 options के questions सबसे अच्छे होते हैं MCQs के। Why I am saying like that, my friends? अगर हम 5 ऑप्शन रखें A, B, C, D, E, तो क्या होगा? या अगर हम सिर्फ A, B, C 3 रखें तो क्या होगा? Give your opinion. My friends,
यस सुनने में सर ऑप्शन जितने कम रहेंगे प्रोबेबिलिटी या क्वेश्चन के करेक्ट होने की उतनी बढ़ जाएगी, नो मैटर कि एग्जाम में कौन बैठा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी ऐसा ऑप्शन होता है कि ए और बी सही होता है। देखिए देखिए, म्यूट करिए अपने आप को। सी, यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस A B C D, तो गेसिंग प्रोबेबिलिटी इज 25%। अब आपने 3 ही दिया A B C, तो गेसिंग प्रोबेबिलिटी इज 33%। आपने सिर्फ 2 ही दिया, यस या नो, करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, इस तरह का दिया, तो गेसिंग प्रोबेबिलिटी इज 50%। तो जितने कम ऑप्शंस रखेंगे गेसिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप ज्यादा ऑप्शन रखेंगे A B C D E, तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। 4 तक तो कैसे कैसे मुश्किल से बनता है, अब 5वां ऑप्शन भी है, उसमें 6ठा ऑप्शन भी है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू फ्रेम द क्वेश्चंस। तो इन माय ओपिनियन 4 ऑप्शंस वाले जो होते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज, वो बेस्ट होते हैं, मोस्ट आइडियल होते हैं। ईच आइटम शुड बी इंडिपेंडेंट, गिव क्लियर डायरेक्शंस अबाउट वेयर द आंसर्स विल बी रिकॉर्डेड। यानी इसका मतलब ये है कि आपको कॉपी में इसका आंसर लिखना है या OMR शीट दी जाएगी, कैसे। Now coming to the P point, that is distractors must be in order। इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं अगली स्लाइड में। दोनों एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए आप लोग, प्लीज सीट। देख रहे हैं? यस सर। देख के जरा कमी बताइए, इसमें कमी क्या है? सर जो ईयर्स के बीच में जो गैप है 1911 1857, ये बहुत ज्यादा है। अगर 1945, 1946, 1947, 1948 दिया जाता तो थोड़ा और कंफ्यूजन में रखा जा सकता था बच्चे को। 1857 सही नहीं है ऑप्शन सर। सीक्वेंस देखिए, या फिर आराम ऐसा से कर 2 सकते हैं ऑप्शन सर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। That's it। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात कही मैम ने। आप एक ऑर्डर में रखिए, सबसे पहले 1857 रखते, देन 1911, देन 1932 एंड देन 1947, या उल्टा कर देते। ए में 1947 रखते, डी में 1932 रखते, सी में जो है वो 1911 रखते, और डी में 1857 रखते। अननेसेसरी का हैफेजर्ड पैटर्न रखने से एथिकली क्वेश्चन सही नहीं दिखता है, और क्वेश्चन को एस्थेटिकली सही दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, कंपैक्ट दिखना चाहिए। यही सेम चीज जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है। इट वुड हैव बीन 10, 15, 20 और 25, और इट वुड हैव बीन 25, 20, 15 एंड 10। तो एक ऑर्डर में रखेंगे, अगर खासतौर से अगर न्यूमेरल्स हैं आपके क्वेश्चन में, तो इट विल बी बेटर। देन इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन माय फ्रेंड्स। 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको। आप तो पहले पॉइंट नंबर Q पढ़िए, और उसके बाद पॉइंट नंबर Q पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए, और पॉइंट नंबर R अभी छोड़ दीजिए, R को मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी पहले पॉइंट Q पढ़िए। यस सर, पढ़ लिया। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, जरा मुझे बताइए। बी। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बी है सर, बी ऑप्शन बी। या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, द राइट आंसर इज बी। लेकिन अगर आप बी की लेंथ देखिए कितना बड़ा है इन कंपैरिजन टू ए, सी एंड डी। ऑलमोस्ट इट इज डबल टू द लेंथ ऑफ ए, सी एंड डी। आर यू एग्री विथ, डू यू एग्री विथ मी? यस सर। यस यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, जब भी कभी ऐसा होगा कि आपका जो राइट आंसर है वो बाकी डिस्ट्रैक्टर से बहुत बड़ा है या बाकी डिस्ट्रैक्टर से बहुत छोटा है, तो अननेसेसरी इट विल प्रोवाइड सम क्लू टू द एग्जामिनीज। इस वजह से कोशिश कीजिए कि चारों ऑप्शन बराबर को। जाहिर बात है, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल मेजर थ्रू स्केल, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एज फार एज पॉसिबल बहुत बड़ा या बहुत छोटा
की खास तौर से ना हो, की लेंथ उतनी ही हो जितनी की डिस्ट्रैक्टर्स की हो, दैट यूज. नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड it is 12:20 by my watch, so I think I'll be taking 2 or 3 more minutes and then I will say goodbye to you people. Negative marking बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के जहन में. तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूँ. फार्मूला देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर. यस सर. अब प्लीज मुझे मेरी बात को गौर से सुनिए. देखिए, एक मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें निगेटिव मार्किंग है और बच्चे को मालूम है कि निगेटिव मार्किंग होगी इसमें. 100 क्वेश्चंस आर देयर. द बॉय स्टार्टेड राइटिंग द आंसर, आई मीन टिकिंग द आंसर. 60 क्वेश्चन उसने कर लिया. 60 क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब कि ही वाज श्योर दैट ही नोज द आंसर, राइट आंसर ऑफ 60 क्वेश्चंस. तो इस फार्मूले में आर जो है वो 60 है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइटली अटेम्प्टेड. तो अगर उस बच्चे ने सिर्फ 60 क्वेश्चन किया होता जिनके आंसर जानता था और बाकी को टच नहीं करता, तो उसका स्कोर हर क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 60 मार्क्स उसके आ जाते. लेकिन बच्चे ने लालच किया. लालच क्या किया कि 60 जिनके आंसर जानता था उसमें तो टिक मारा ही, सोचा बाकी 40 पे चलो तुक्का मार दें, ऐसे ही मार दें, क्या पता कुछ सही हो जाए. तो अब वो 40 हो गए गलत, जो तुक्का मारा उसने वो गलत हो गए. तो इस फार्मूले में जो W है दैट इज 40. अब नीचे आइए. O, it is not 0, rather it is O. O is the number of options given in the question. यानी अगर A, B, C, D 4 हैं तो O यहां पर 4 है. अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बच्चे को पनिशमेंट देते हैं. S इज इक्वल टू R माइनस W अपॉन O माइनस 1. तो आप सब लोग इसको सॉल्व कीजिए. पहले जो ब्रैकेट में रखी हुई चीज है उसको सॉल्व कीजिए. वट एवर यू आर गेटिंग यू सबट्रैक्ट फ्रॉम R and then you will get the right answer. So I'm waiting for the right answer. आपकी तरफ से करके बताइए मुझे. सर क्या करना है और एक बार बताइए, रिपीट कीजिए. R is 60, W is 40, okay, O is 4. Solve it. बताइए भाई. रोहित सर, प्रदीप सर, कहाँ हो आप लोग यार? कितना टाइम ले रहे हो? 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर. 46.66. ये 6.46 राइट. और कर लो, 1-2 लोग और कर लो आप लोगों में से. सर 46.66 यार. राइट राइट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देखिए, बच्चे का स्कोर अच्छा भला 60 आ रहा था अगर उसने लालच ना किया होता और तुक्का ना मारा होता. क्योंकि उसने तुक्का मारा, लालच किया, तो अब उसका स्कोर 60 से घट करके कितना रह गया? 46.66. माय फ्रेंड्स. यस सर. यस सर, 46 हो गया. यस. का स्कोर कम हो गया, उसको हमने पनिशमेंट दिया तुक्का मारने का. दिस इज नोन एज निगेटिव मार्किंग एंड दिस इज द फार्मूला थ्रू विच वी डू द निगेटिव मार्किंग. इस फार्मूले को देख लीजिए, नोट कर लीजिए. यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं निगेटिव मार्किंग के लिए. सो विद दिस माय प्रेजेंटेशन इज ओवर. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स. सर मेरा एक क्वेश्चन है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा क्लास सर आपका. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. शुक्रिया सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर कुछ पूछना था. श्योर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर सर. मेरा एक क्वेश्चन है. प्लीज 1 मिनट. तो क्वालिफाई हो जा. देखिए, शांत हो जाइए. हाँ सर. जी सर मेरा क्वेश्चन है सर. ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट या डिमांड है कि सर क्या कोई एक ऐसा सेशन हो सकता है जिसमें ये हम लोग समझ सके कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें इन डिस्क्रिप्टिव वाले में. मेरे भाई,
इस देश की कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं और देश का कोई रिप्यूटेड और बड़ा एग्जामिनिंग बोर्ड नहीं है जिसका मैं मेंबर हूँ सर। खिलाएंगे जो कहिए। और मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को कैसे अच्छे। अरे हम खुद हुआ भाई माइक प्लीज बंद कीजिए। सर मेरी भांजी का बर्थडे था सोच लीजिए आज। मम्मी कहेगी मत जा कब सर बोला। अमित सर आप म्यूट कर रहे हैं। मैंने म्यूट कर दिया। राइट, सो I train the people, my friends, how to frame the question and how to write question. लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय कम से कम चाहिए होगा। कुछ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ थ्रू सम ऑफ माई पीपीटीज हैं, कुछ मैं एक्सरसाइज मैंने करवाई हैं, कुछ रिटर्न मटेरियल है। तो आप मेरा मेल नोट कर लीजिए, मुझे एक मेल डाल दीजिएगा और इस FIP का हवाला दे दीजिएगा तो उससे उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। राइट, बिल्कुल सर। मेरे कुछ क्यूरीज थे। यस अमित सर बोलिए। सर जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट है स्टूडेंट का, जी तो हम लोग जानते हैं सिर्फ परीक्षा पास कराना या परीक्षा में कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा वो नहीं रहा। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कैरेक्टर डेवलपमेंट या उसका चरित्र का निर्माण। जी तो सर इस असेसमेंट और इवैल्यूएशन से बच्चे का हम किस प्रकार कैरेक्टर का इवैल्यूएशन करें। सर और कुछ क्वेश्चन है सर, पहले मैं फिनिश कर लूं उसके बाद आप आराम से दीजिएगा। दूसरा है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो होता है नेचर और एकेडमिक एग्जाम का जो क्वेश्चन का भी नेचर और आंसर का भी नेचर अलग होता है। तो वहां हम देखते हैं बहुत सारा ज्यादा गैप है। जैसे हम यूपीएससी में देखते हैं 33% में वहां टॉप कर जाते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 60% कॉमन हो चुका है। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, मेमोरी बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड, मैंने गौर किया कि आप कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके सर, लेकिन सर आप बोले हैं कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मॉडरेटर हैं, तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन स्पेशली ह्यूमैनिटीज में या साइंस में ये आपको मेमोरी बेस्ड रहते हैं। बच्चे उसके लिए तैयार नहीं है कि वो कंसेप्चुअल बेस्ड रिप्लाई दे सके। राइट अमित सर मैं समझ गया आपकी बात को। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए आपने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आपका था कैरेक्टर डेवलपमेंट का, मोरालिटी का, वो सारा कैसे करें। देखिए कोई भी विषय जो हम पढ़ाते हैं उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ाएं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ाएं। लेकिन मसला ये है कि हम उस डोमेन से क्वेश्चन पूछते ही नहीं। उस डोमेन को हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी कौन सा डोमेन जो आपके एहसासात को, जज्बात को चेक करता हो, वो कहलाता है अफेक्टिव डोमेन। तो हम अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की क्या उपयोगिता है, आप एक डॉक्टर बन करके समाज के लिए क्या करोगे, एक इंजीनियर बन करके देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से शायद वो आप जो आप कह रहे हैं सर वो मसला हल होगा। लेकिन जाहिर सी बात है हम बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए फिर जो बचता है कि जो इंटरनल इवैल्यूएशन है उसमें हम इन चीजों को वेटेज दें, जो क्लासरूम की टीचिंग है उसमें हम इन चीजों को वेटेज दें। क्योंकि बहरहाल हमारा देश बहुत बड़ा है, विद्यार्थियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली पूरे तरीके से इफेक्टिव डोमेन पर फोकस करना थ्रू एग्जाम इट विल बी डिफिकल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी जो बात कही आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए भी जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो इंटरनल इवैल्यूएशन है। आप इंटरनली इवैल्यूएट करो स्टूडेंट्स को, आप क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर करते हैं, क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जाम पास करने की नियत से आते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में सीखना चाहते हैं या जो क्रिएटिव हैं या जो अच्छा करते हैं। तो समहाउ अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन द इंटरनल इवैल्यूएशन। और आपका जो सर हम लोग जैसे जाते हैं परीक्षक बन के कहीं कॉपी चेक करने के लिए या यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ मेरे क्लास के बच्चे नहीं रहते वहाँ। जी बिल्कुल, ना मुझे पता है कि वहाँ कौन से बच्चे किसका कॉपी है। तो मैं इसीलिए अमित सर कह रहा हूँ कि एक एग्जामिनर जिसने साल भर देखा ही नहीं बच्चों को, जो जानता ही नहीं, हो सकता उस शहर में, उस गांव में, उस कॉलेज में कभी गया ही ना हो, तो वो क्या चेक करेगा।
इंटरनल इवेल्युएशन जब होगा तो जिसको मैंने पढ़ाया है साल भर, वो कितनी मेहनत किया है, उसने कितना सीरियस था, कितना रेगुलर था, कितने मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछता था, ये सारी चीजें तो मैं जानता हूं डेफिनेटली। तो समहाउ वी हैव टू रिलाई ऑन इवेल्युएशन, इंटरनल इवेल्युएशन। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं से फोकस इस बात का भी है कि हम थोड़ा थोड़ा करके इंटरनल इवेल्युएशन का वेटेज दें। हमेशा याद रखिएगा 100% इंटरनल इवेल्युएशन करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। 100% एक्सटर्नल एग्जाम होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, तो हमें एक मिक्स अप्रोच जो है वो फॉलो करना। राइट अमित सर? यस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम जी नेचर ऑफ, देखिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना ही पड़ेगा अमित सर। आप लाख लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, सिर्फ 100 को दे सकते हैं, बाकी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप हर किसी को प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, कुछ लोगों को देंगे, कुछ लोगों को रिजेक्ट करेंगे। तो देयर यू हैव टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिलॉसफी बेसिकली ये होती है अमित सर कि वो एग्जाम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उसकी रिजेक्टिंग कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। तो वो उस एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम उतना ही अच्छा मानते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट करे। रिजेक्ट कर देगा तो अच्छे तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एकेडमिक एग्जाम, दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट कहलाता है अमित सर स्पीड टेस्ट, दूसरा टेस्ट कहलाता है पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट आपको मैंने 100 MCQs दे दिए और 2 घंटे का टाइम दिया, अब आप हरीडली जल्दी 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 करके देख रहे हो, उससे मैं ये चेक कर लेता हूं कि कितनी स्पीड के साथ और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर डेप्थ कितनी है, आपके अंदर एनालिसिस एबिलिटी कितनी है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप समाज के लिए कितने जिम्मेदार, आई मीन ऑल दोस थिंग्स यू कांट चेक थ्रू स्पीड टेस्ट। तो ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो स्पीड टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर टेस्ट। और पावर टेस्ट का नेचर, उसका जो उद्देश्य वो डिफरेंट होता है स्पीड टेस्ट से। अमित सर? मैं पीसीएस एग्जाम के रेफरेंस में बोल रहा था सर, वहां जहां मेंस का नहीं, किसी का भी कर लीजिए, पीसीएस है, आईएएस है, एनडीए है, सीडीएस है, कोई सा भी एग्जाम कर लीजिए। सबका पर्पस कहीं ना कहीं से होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट करके अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें। और पीसीएस के एग्जाम में खासतौर से जो मेन वाला एग्जाम होता है, तो हम उसमें थोड़ा सा वेटेज पावर टेस्ट को देते हैं। और उसके बाद जब इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में पूरा फोकस हम पावर टेस्ट को देते हैं। इंटरव्यू में हम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, बल्कि उसकी रुचि देखते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसका कमिटमेंट देखते हैं, उसका डिवोशन देखते हैं। तो इंटरव्यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर टेस्ट। मेन में जो आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे वो भी दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर टेस्ट। लेकिन फ्री टेस्ट जो किए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ को आपको छांटना है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पीड टेस्ट। अमित सर? वन सर, इफ यू जी सर, जब बाइलिंगुअल क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग जी, 2 भाषा में, जैसा आपने उल्लेख भी किया, तो ट्रांसलेशन वाला आपने बताया था, बहुत अच्छा जी। यूपीएससी में ऐसा बहुत हास्यास्पद उदाहरण देखने को मिला है उसके क्वेश्चन में। जी सर, ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी परेशानी उत्पन्न होती है, तो क्या हम अनुवाद के बदले भावार्थ कर सकते हैं? बिल्कुल कर लीजिए, कर लीजिए। मतलब ये देखिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी से या जो एग्जामिनिंग बॉडी है उससे क्या इंस्ट्रक्शन मिला है वो मैटर करता है अमित सर। तो इफ दे आर अलाउइंग इट यू कैन। देखिए, एक भाषा का दूसरी भाषा में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम कहते हैं ना कि हम उर्दू में कहते हैं हमारा दिल बाग बाग हो गया, यानी हम बहुत खुश हैं, हमारा दिल बाग बाग हो गया। यू कांट से माई हार्ट हैज बिकम गार्डन गार्डन गार्डन। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो भावार्थ जो आप कह रहे हैं वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू माय फ्रेंड, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। किसी और को कोई सवाल पूछना है? आकांक्षा मैम? हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर या इवैल्यूएशन के लिए हर टाइप का क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए, तभी वो अच्छा पेपर माना जाता है। तो अदर यूनिवर्सिटी का पता नहीं, बट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा करते हैं, एक सेमेस्टर में कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आता है और एक सेमेस्टर में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आता है। तो होता क्या है उसमें मैथमेटिक्स की वजह से, क्योंकि बाकी उसमें अगर थ्योरेटिकल है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन टिक करने के, आप 2 घंटे का टाइम सबको है, मैथ्स वाले को भी और साइंस मतलब बाकी अदर आर्ट्स वालों के लिए भी। तो मैथ्स वाले बच्चे के लिए 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 2 घंटे में पूरे सॉल्व करके, तो वो बहुत इम्पॉसिबल टाइप का है। तो ये क्यों है? जबकि देखिए आकांक्षा मैम, असल में हर जगह इंसान है, आपकी यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में इंसान ही है। जाहिर सी बात है
यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी समस्याएं हैं मैम, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, टीचर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बहुत सारी समस्याएं हैं यूनिवर्सिटीज में। तो असल में ये सारी चीजें जो होती हैं वो ब्यूरोक्रेटिक ईज के लिए होती हैं कि चीजें आसानी से हो जाए, तो एक सेमेस्टर में जो है डिस्क्रिप्टिव कर दो, एक में पे। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच ये होती है कि जो बैलेंस अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। बहरहाल ये सारी समस्याएं, और आई थिंक इन सब का सोल्यूशन जो है वो इंटरनल इवेल्युएशन में है। जब हम इंटरनल इवेल्युएशन का वेटेज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे एग्जाम की खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएंगी। आकांक्षा, थैंक यू मैम, थैंक यू। I have one question. यस यस, अनिमेश Sir, सर। yes, sir. In the MCQs, we try to put some question about analysis or applying. In science, there is no problem. I get the question of the application of this theorem, etc. But because it's such or history, what are the type of the question should be, like analysis part or as well as for application part in MCQ especially? अनिमेश सर, आप थोड़ा मोड़ा हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू समझ लेते हैं? अनिमेश सर? Yes sir, yes sir. जी, yes sir. एक कपलेट में पढ़ रहा, जी जी, एक कपलेट में पढ़ रहा हूं, जरा सा इस पे विचार कीजिए। हमने जाके देखा है रह गुजर के आगे भी, रह गुजर कहते हैं रास्ते को, हाईवे को। हमने जाके देखा है रह गुजर के आगे भी, रह गुजर ही रह गुजर है रह गुजर के आगे भी। यानी एक बहुत ही पेसिमिस्टिक ओपिनियन किसी का इसमें दिखाया जा रहा है। हर तरफ परेशानियां हैं, हर तरफ समस्याएं हैं, यानी कहीं पर भी एंड नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ, समथिंग लाइक दैट। कंट्रेरी टू इट, एक बहुत अच्छा कपलेट है दूसरे शायर का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा इसको। कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। अनिमेश सर? यस सर, यस सर। हाँ, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। अनिमेश सर? यस सर। इन दोनों पंक्तियों का वर्णन अगर 20-20 पेज में करे तब भी कम है, इतने मीनिंगफुल हैं ये कपलेट्स। डू यू एग्री विथ मी? पूरी थीसिस हो सकती है सर इस पर। पूरी थीसिस हो सकती है, यस। तो लिटरेचर में बहुत चांसेस हैं एनालिसिस पावर को इवेल्युएट पावर। प्रेमचंद का क्या योगदान था हिंदी साहित्य में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्यों याद करते हैं हम हिंदी साहित्य में? और अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना नहीं की होती तो क्या होता? ये सारा एनालिसिस पावर है, इवेल्युएशन पावर है। जब पूरे तरीके से बच्चा पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा, तभी लिख पाएगा। हिस्ट्री में अगर हेमू वाला जो वार हुआ, वो जो हुआ था, क्या कहलाता है वो? अगर हेमू घायल नहीं हुआ होता पानीपत के मैदान में तो इतिहास कुछ और होता ना सर? अनिमेश सर? सर यस सर। क्या होता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का मौका बादशाह जहांगीर ने नहीं दिया होता, परमिशन या फरमान नहीं दिया होता, तो इतिहास कुछ और होता माय फ्रेंड। सच टाइप ऑफ थिंग्स दे विल राइट, और तभी लिख पाएंगे जब वो चीजों को बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो डोंट थिंक कि एनालिसिस एंड इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग इज पॉसिबल ओनली इन साइंस। लिटरेचर में भी है, ह्यूमैनिटीज में भी है, लेकिन मेरे भाई उसके लिए आपको सोच के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। याददाश्त पर बेस्ड, मेमोरी पर बेस्ड, रट्टे पर बेस्ड क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर, एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन बना हमारी ना नहीं याद आ जाएगी। पहले तो हमें ही बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन बनाना, और लड़का जब लिखेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो मुश्किल है। इसी वजह से हम लोग इसलिए बोल रहे थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यस सर। तो यहाँ पे व्हाट आर द ईयर और मीनिंग और कौन से किस मतलब कविता को किसने लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये इसीलिए मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ ये कि आज टाइप का क्वेश्चन यही आता है मोस्टली, क्योंकि जो 10th में पढ़ता है वही ग्रेजुएशन में आता है, यही मोस्टली देखता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन आता है। तो मैं ही वही सर, इनफैक्ट हम जो है अपने लिए आसानियां चाहते हैं। वी वांट ईज ऑन आवर पार्ट, द सिस्टम वांट्स ईज ऑन आवर पार्ट।
अब जाहिर सी बात है कि एनालिसिस वाले इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो डिफिकल्टी आएगी ना उसमें। तो ऑल दीज इश्यूज आर देयर, लेकिन धीरे-धीरे स्लोली एंड स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। हम पहले से अब थोड़ा सा बेहतर हैं एग्जामिनेशन के ताल्लुक से, एंड आई थिंक इन द डेज टू कम अगर इस तरह से चीजें चलेंगी तो स्लोली एंड स्लोली थिंग्स विल इंप्रूव। एग्जामिनेशन एक इतनी बड़ी समस्या है अनिमेश सर कि आप सारी कमियों को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। स्लोली एंड स्लोली यू मूव, टेक वन इशू, रिमूव दैट प्रॉब्लम, टेक अनदर इशू, रिमूव दैट, स्लोली एंड स्लोली विल मूव, तब जाकर के चेंज होगा। और एग्जामिनेशन की कमियों को ना सिर्फ टीचर चेंज कर पाएंगे बल्कि सब लोगों को मिलकर, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सब समाज के लोग, सब लोग मिलकर आएंगे, then and only then we'll be able to do the needful. I'm quite sure you people have got what I wanted to say. Yes, okay, sir, thank you. लेकिन एक बात ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं थक गया हूँ, मैं अभी 1.5 घंटे का लेक्चर और डिलीवर कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। अमित सर। यस सर। हाँ, चाहे करके देख लीजिए। सर आनंद आ रहा है आपकी क्लास लेने में। सर वी आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट यू। देखिए ये मैंने सर दिस इज रमेश फ्रॉम रायबरेली। सर ये कहा जाता है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं होता है, तो ये कभी एमसीक्यू ले आ देते हैं, कभी जो है डिस्क्रिप्टिव ले आ देते हैं, फिर वो कहते हैं कि सेशन साहब ठीक करना है, फिर सेशन को इवैल्यूएशन में आसानी होगी। ये तो बच्चों के साथ एकदम खिलवाड़ है ना सर कि हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, उनका असेसमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। असल में रमेश सर बहुत सारी समस्याएं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन की समस्याएं सिर्फ शिक्षक दूर नहीं कर पाएंगे बल्कि पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन अल्टीमेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। साल भर आप क्या पढ़ाए, किस लिए पढ़ाए, जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या हुआ साल भर पढ़ाने का। आई मीन एवरीथिंग विल गो इन वेन इफ यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग योर स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली। तो एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने कहा कि हम लोग वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स। हो सकता है आने वाले दिनों में और चीजें जो है बेहतर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपको पीपीटीज, थैंक यू सर। सर पीपीटी सेट कर दीजिएगा सर। श्योर, मैंने मजहर जैदी साहब को दे दिया है, शेयरिंग सर ग्रुप में है पीपीटी, राइट। आप थैंक यू वेरी मच। ये आपके काम। So thank you very much sir. Thank you very much. Thank you sir. Thank you so much sir. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र रहा आपका। Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you sir. Thank you my friend. Thank you. अच्छा सेशन रहा सर। Thank you my friends. Thank you sir. Thank you. हाँ, तो अब क्या किया जाए एमसीक्यू के लिए हम लोग 4th असाइनमेंट? अभी रिकॉर्डिंग ऑन है अभी। तो ये लोग अभी मत बोलिए सर। तो ये कोई पाप थोड़े है। आपके पास दूसरा ग्रुप भी है ना, सब कुछ यही बात क्यों करना चाह रहे हैं? एक जूम मीटिंग अरेंज कर लीजिए सर। लिंक सर कोई दूसरा ग्रुप है भी रख लीजिए सर। निखिल सर जैसे हम लोग कोविड से में करते थे, बिल्कुल वही कर लीजिए। ग्रुप तो है ही है, व्हाट्सएप ग्रुप है ही है। 3rd असाइनमेंट वाला आप लोग सबमिट कर दिए हैं क्या? नहीं काम चल रहा है। अच्छा वो नहीं हुआ? सर अभी नहीं। अच्छा सर लोग इतना बोले हैं एआई चैट जीपीटी, तो लग तो रहा है कि उसी को जाके चिपका दे। अरे मैंने दिया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं मिला मेरे विषय के अनुरूप। मुझे कुछ अच्छा मिला। अच्छा क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा क्यों ढूंढ रहे हैं? 300 लोगों का खो गया यहाँ पे, आप अच्छा ढूंढ रहे हैं, बहुत दिक्कत है। प्लेजरिज्म भी चेक होगा, तो मैंने यही सोचा कि बस कहानी के जैसे जो दिमाग में आता है लिखते जा।